नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, हाफिज सईद का करीबी जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की ताक में। सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट में हुआ इंकिशाफ, अगले 10 से 15 दिनों में हो सकता है दाखिल। हाफिज सईद का करीबी है अबू मूसा, वादी में लश्कर को मजबूत करने के लिए भेजा जा रहा है। नौजवानों को दहशतगर्द तंजीम में शामिल करने का दी गई है जिम्मेदारी। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के लिए ट्रेनिंग देने की भी दी गई है जिम्मेदारी। नाज़रीन, मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिला है कि हाफिज सईद का करीबी जो है अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकता है। क्या कुछ मजीद अपडेट्स? ये साफ इस बात से हो जाता है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवादियों को समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और वो खुलेआम वहां पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की जमीन से। इससे पहले आपको याद होगा कि जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उनके भी दो रिश्तेदार भतीजा और भांजा, ये दोनों भी कश्मीर में ऑपरेशन में मारे गए हालांकि। लेकिन अब इसके बाद खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद भी अपने एक करीबी को कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में है और सुरक्षा एजेंसी को ये इनपुट मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के करीबी अबू मूसा नाम का शख्स है जो कि कश्मीर में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर घुसपैठ कर सकता है और इसका मकसद ये होगा कि घाटी में लश्कर को मजबूत किया जाए। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से लगातार जैश का वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं, जैश की तरफ से ऐसे आतंकी हमले ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लश्कर को एक बार फिर मजबूत करने के लिए माना जा रहा है एक महत्वपूर्ण कदम है, एक बड़ा कदम है हाफिज सईद की ओर से। और साथ ही साथ जो ऑपरेशन के दौरान कई मारे गए थे पिछले कुछ सालों में, वैसे में जो लश्कर का कैडर है वो काफी कमजोर हो गया है। इसलिए नई भर्ती करने के लिए और नई ट्रेनिंग देने के लिए जो उनका कैडर है उसके लिए माना जा रहा है कि अबू मूसा को भेजा गया कश्मीर में ताकि फिर से लश्कर को मजबूत किया जा सके। अपने आप में सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन नजर की जा रही है कि वो इस तरह की घुसपैठ करने में कामयाब ना हो पाए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चैलेंज है, लेकिन ये रिसेंटली जब पाकिस्तान ने भी हाफिज सईद के 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी किया था, उसके बावजूद जो है इस तरह के कदम जो है हाफिज सईद उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उस बैन से कोई खासा असर नहीं पड़ रहा है, कोई रोकथाम नहीं लग रही है। देखिए, कल ही पाकिस्तान के एक अखबार ने एक खुफिया रिपोर्ट भी छापी और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि जो बैन लगाया गया है जैश ए मोहम्मद, माफ कीजिए, जमात उद दावा पे और फलाह इंसानियत पे, उसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। वो जहां पर उनके ऑफिस है या जहां से वो ऑपरेट करते हैं वहां पर अभी भी कोई एक्टिविटी बरकरार है और ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है इस बैन को लेकर। और वहीं ये भी कहा गया है कि हर बार जब इस तरह का बैन लगता है तो वो एक नए नाम के अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं और तो माना जा रहा है इस बार भी वो 2 नए नाम के अंदर ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, चाहे जमात उद दावा की बात करें या फलाह इंसानियत की बात करें। तो फिर से एक नए नाम के अंदर जाहिर सी बात ये दिखाता है कि भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि आप हमें सबूत दीजिए, उसका हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती नजर दिख नहीं रही। तो साथ ही साथ जो मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान ने जिसको चेयर किया था, उसके बाद कहा गया कि फलाह इंसानियत जमात उद दावा पर कार्रवाई की जाएगी, इसको बैन किया जाएगा। वही साथ ही साथ अगले ही दिन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भी टेक ओवर कर लिया पंजाब पाकिस्तान सरकार ने। तो ऐसे में विजिबल एक्शन के लिए कहने को तो उन्होंने एक्शन किया है, लेकिन उसका जमीन पर कितना असर हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। और माना जा रहा है कि भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि हमारे 40 जवान शहीद होने के बाद हम चुप बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप में भारत की तस्वीर मैसेज एकदम क्लियर है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को एक और मौका देना चाहिए शांति बहाली के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।